Hello students, in this video we are going to study periodic classification of elements का पार्ट 1 हम इसमें पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ एलिमेंट्स का, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस तरीके से साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। अगर हम आज की बात करें तो आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स हमें कुल पता है और हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी है और इन सभी 118 एलिमेंट्स में से 94 नेचुरली अकरिंग है, बाकी हमारे लैब में बनाए गए हैं। अगर हम इन 118 एलिमेंट्स की सबकी एक एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमें उसको पढ़ने समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। यही चीज़ स्टार्टिंग में भी सोची गई कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे, साइंटिस्ट उनके बारे में, हर एक एलिमेंट के बारे में जो भी डिस्कवर हो रहा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते जा रहे थे, निकालते जा रहे थे। उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड सारी तरह की इंफॉर्मेशन निकालते जा रहे थे। ये देखा गया कि अगर जो भी एलिमेंट्स, एक एक एलिमेंट की अगर अलग अलग प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाएगा या उसको याद रखा जाएगा तो वो बहुत ही मुश्किल काम होगा। इसीलिए क्लासिफिकेशन का आइडिया दिमाग में आया। बेसिकली क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों होता है? सपोज कीजिए हम किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स होती हैं। अगर वहाँ हमें कोई एक बुक ढूंढनी हो हमारे इंटरेस्ट की या हमारी ज़रूरत की, तो हम अगर उस एक एक बुक को उठाकर देखेंगे तो उस बुक में से अपने काम की बुक निकालने में हमें पूरा दिन लग जाएगा कि एक एक बुक को उठा के देखेंगे क्या ये वो बुक है जो हमें चाहिए या नहीं। इस तरीके से अगर वहाँ पर सारी बुक्स इसी तरह से अरेंज होंगी तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन इसीलिए लाइब्रेरी में बनाए जाते हैं अलग अलग सेक्शंस, यानी कि अलग अलग जगह पर बुक्स को रखा जाता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बुक एक जगह मिलेंगी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी बुक्स एक जगह मिलेंगी, साइंस से रिलेटेड उसमें भी फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और बायोलॉजी से रिलेटेड बुक अलग मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग सेक्शंस बनाए जाते हैं जिसमें एक तरह की बुक्स को एक जगह रखा जाता है। हमें पता होता है कि हमें सपोज हमें सोशियोलॉजी की बुक चाहिए तो हम उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे या उसी सेक्शन में जाएंगे और वहां से अपनी बुक ढूंढ के निकाल लेंगे ज़्यादा आसानी से। दैट मीन्स इसी तरह से हम अपने जो भी मटेरियल है उनको अरेंज करते हैं। जब हम किसी शॉप में जाते हैं, शॉप में अगर सारा सामान इधर उधर किसी भी तरह से अरेंज होगा तो उसको याद रखना और ये पता लगाना कि कौन सा सामान कहाँ रखा है वो बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए शॉप में भी एक तरह का सामान एक जगह रखा जाता है। सारी सोप एक जगह रखी जाती हैं, सारी जो ईटेबल्स होते हैं, ईटेबल्स में भी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि नूडल्स के लिए अलग सेक्शन, स्पाइसेस के लिए अलग सेक्शन, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर रखे जाते हैं। जहाँ सोप वगैरह भी रखी होती है, सोप में भी हमारी डिटर्जेंट सोप अलग, हमारी बेदिंग सोप अलग, साथ ही जो हमारी किचन के डिश वॉश बार होते हैं ये अलग। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर रखी जाती हैं, एक तरह की चीज़ें एक साथ रखी जाती हैं। इसी तरीके से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने की भी ज़रूरत पड़ी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकल के आ रहे थे जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थी। उन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक जगह रखने की ज़रूरत समझी गई ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके, और यहीं से स्टार्ट हुआ इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो इसमें अटेम्प्ट हुआ वो हुआ कि हम एलिमेंट्स को, उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स को दो ही क्लासेस में डिवाइड कर दे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन अगेन इनको सिर्फ इस तरह से स्टडी करना या इस तरह से क्लासिफाई करना एक सही चीज नहीं थी। तो स्टार्टिंग इसकी जो की थी वो आपकी की थी, वो डोबेरेनर ने इसकी स्टार्टिंग की। उन्होंने ट्रायड्स बनाए। In 1987, Johann Wolfgang Dobereiner, a German scientist, tried to arrange the elements with similar properties into groups. जर्मन साइंटिस्ट थे जॉन वुल्फगैंग डोबेरेनर। उन्होंने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को, उस टाइम के जो भी उस टाइम तक मालूम थे हमें, उस टाइम के सभी एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज का एक, उनको ग्रुप में बनाना शुरू किया।
तो उन्होंने जो ग्रुप बनाए थे वो 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे. ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच. उन्होंने कुछ ग्रुप बनाए जिसमें हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स थे, और इन 3 एलिमेंट्स की वजह से उन्होंने अपने उस ग्रुप को नाम दिया ट्राइड्स. मतलब उन्होंने बनाए अपने ट्राइड्स, यानी कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप. और उस ग्रुप की स्पेशलिटी क्या थी? उन्होंने ये दिखाया कि when 3 elements in triads were written in the order of their increasing atomic masses, यानी कि उनके जो उस ग्रुप में, उस ट्रायड में प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, उनको जब उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, यानी कि पहले सबसे कम एटॉमिक मास, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा एटॉमिक मास को एक साथ रखा जाता है. So the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic masses of other two elements. तो जो मिडल वाला एलिमेंट आएगा, मिडल वाला एलिमेंट जो होगा, उसका एटॉमिक मास बाकी के दोनों एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल निकल के आता है. एग्जाम्पल के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये उनमें उनका एक ट्रायड था. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसमें लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है और सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है. ये इनके एटॉमिक मासेस हैं जिनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया गया. अब अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालें 6.9 और 39 का, तो ये ऑलमोस्ट 23 के इक्वल आता है. समथिंग 22.9 समथिंग निकल के आती है वैल्यू. एवरेज निकालने के लिए आप दोनों को प्लस कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. सो ये लगभग 23 आपकी वैल्यू निकल के आती है. दैट मीन्स यही उन्होंने कहा था कि इस ट्रायड के जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है वो बाकी के दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के एवरेज के लगभग बराबर होता है. सो ये उन्होंने एक तरह से ट्रायड बना दिए. लेकिन इस क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां रह गई. लिमिटेशंस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ये थी कि डुबेरिनर उस टाइम तक के नोन एलिमेंट्स में से सिर्फ 3 ही ट्रायड फॉर्म कर पाए. एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, एक दूसरा ये रहा, और थर्ड एक ये. सो ये जो आपके 3 ट्रायड थे वो सारे उस टाइम के जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको डिफाइन करने के लिए भी काफी नहीं थे. तो इससे पता चलता है कि ये रूल हर किसी एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो रहा था. दैट मीन्स उन्होंने एक डायरेक्शन तो दे दी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी है और इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो एक पूरी तरीके से सक्सेस मिलनी चाहिए थी या जो क्लासिफिकेशन बहुत यूजफुल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया. लेकिन इससे क्या हुआ कि जो बाकी साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के, उनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिला ताकि हम इसी स्टेप, इसी वी कैन से डायरेक्शन में आगे बढ़कर कोई और बेटर तरीका सोचें जिसमें कि जो भी पहले वाली अरेंजमेंट में ड्रॉबैक रह गई थी जो इसमें रिमूव की जा सके. तो एक और साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स. इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड्स. 1866 में उन्होंने उस टाइम के नोन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना शुरू किया. उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो इनका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया एलिमेंट्स का, वो बेसिकली उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया. सो न्यूलैंड ने भी वही किया. न्यूलैंड्स ने क्या किया कि एटॉमिक मासेस लिए जो भी उस टाइम के नोन थे और उनको सबसे पहले उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया. उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स पता थे जिनमें से सबसे छोटा, सबसे कम एटॉमिक मास का था हाइड्रोजन. तो उन्होंने अपनी सीरीज में पहला जो एलिमेंट रखा वो था हाइड्रोजन और लास्ट था थोरियम जो 56th एलिमेंट था. और उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स ही हमें पता थे. तो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में इनको अरेंज कर दिया, तब उन्होंने देखा दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट. उन्होंने देखा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट की थी. यानी कि 1 से लेके 7 तक तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लेकिन 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी है.
9वें की प्रॉपर्टी दूसरे जैसी है, 10वें की प्रॉपर्टी तीसरी जैसी है। तो हर 8वां एलिमेंट इससे पहले वाली जो भी एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है, या मतलब काफी सिमिलैरिटी शो कर रहा है। सो उन्होंने ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। म्यूजिक में ऑक्टेव्स होते हैं, हिंदी में वो सारे गामा और इंग्लिश में ये हमारे डोरेमी इस तरह के होते हैं। वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये सारे गामा पाधा निसा ये 7 ऑक्टेव्स हैं। बट इनको ऑक्टेव एक्चुअली क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7 ये होंगे और 8वां जो भी आपका होगा इसमें सुर वो या नोट हम बोलते हैं, वो आपका पहले वाले को रिपीट करेगा, यानी कि 7 तो बोले जाएंगे, 8वें वाला वापस से पहले ही होगा। तो उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी, एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है वो भी कुछ इसी तरह का है। 7 अलग अलग है, 8वां फिर पहले को रिपीट कर रहा है या सिमिलर है। सो उन्होंने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा, नाम दे दिया एक तरह से अपने लॉ को। तो इनको कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें क्या था, उन्होंने जो एलिमेंट्स अरेंज किए उसमें उन्होंने देखा कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी हद तक सिमिलर थी। और जो भी लिथियम आपका एक एलिमेंट और उसके 7 एलिमेंट्स के बाद 8वां एलिमेंट सोडियम निकल के आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि लिथियम और सोडियम में काफी सिमिलैरिटीज है। इसी तरीके से बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी काफी रिजेंबलिंग, काफी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। सो ये उनके रूल को सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन इनके भी जब इन्होंने अपना लॉ दिया या इन्होंने जो सीरीज बनाई उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ लिमिटेशंस थी इसकी। और वो ये थी कि ये जो लॉ था ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, यानी कि कैल्शियम जिसका जो बहुत हल्का एलिमेंट है, यानी कि इसका एटॉमिक मास काफी कम है बाकी उस टाइम के भी नॉन एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली, उसके कंपैरेटिवली ये काफी हल्का एलिमेंट था। और ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, इसके आगे ये लॉ वी कैन से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके आगे के जो एलिमेंट्स थे वो ये प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज इस तरह से पोजेस नहीं करते थे कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की प्रॉपर्टी को के सिमिलर होगा। सो एक फेलियर तो यहाँ हो गया। दूसरा, न्यूलैंड Newlands assumed that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in future. न्यूलैंड्स ने अपनी सीरीज बनाते हुए ये मान लिया था कि जो 56 एलिमेंट्स हमें पता है, नेचर में सिर्फ यही 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में कभी भी आगे भी किसी नए एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होने वाली। जो कि ऑब्वियसली एक काफी गलत पॉइंट था कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो हमेशा होती है कि आगे और ज़्यादा कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएं। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स को ही फाइनल माना, जो कि उनके इस सीरीज का या इस लॉ के फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन बना, क्योंकि बाद में बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट उनकी एक और ड्रॉबैक रही, और वो ये दैट इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि उनके इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे या उनके इस टेबल में एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया। जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, कोबाल्ट और निकेल को एक ही साथ रख दिया। साथ ही कुछ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इन्होंने हर जगह पे, ऐसा नहीं है कि एक प्लेस एक ही एलिमेंट के लिए फिक्स है, कुछ उनके प्लेस खाली रह गए और कुछ जगहों पर उन्होंने दो दो एलिमेंट्स डाल दिए। बट ही ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। उन्होंने हर नोट का, ये देखिए यहाँ नोट रखे लिखे हुए हैं, डो रे मी फा सो लाती, ये इनके वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग 7 नोट्स हैं और इसी को ऑक्टेव लो, इसी की वजह से इनका नाम पड़ा है। तो उन्होंने इस नोट के अकॉर्डिंग, हमारे हिंदी में भी लिखा हुआ है सारे गामा पाधानी, तो ये हिंदी के नोट्स लिखे हुए हैं और ये एक तरह से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को
यहाँ पर अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा कि आप कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने एक साथ लिख दिया, ठीक है, लेकिन उसको किस नोट में रखा, उसको हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस इसके साथ डाल दिया, जिनकी कोबाल्ट और निकेल की प्रॉपर्टीज इन सब की प्रॉपर्टीज से बहुत बहुत अलग है। सो ये एक मेन रीजन था फेलियर का कि कहीं कहीं तो एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स फिट कर दिए उन्होंने और कुछ स्पेस यहाँ खाली रह गए, और साथ ही एक ही नोट में एलिमेंट्स डालते वक्त उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि क्या सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। ऐसा उनके साथ नहीं था कि जरूरी नहीं है कि हो ही रहा है। साथ ही जैसे यह Fe आयरन, आयरन और कोबाल्ट निकेल इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती थी, लेकिन इनको बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट नोट में डाला, एक को फर्स्ट में और एक को सेवेंथ में। तो ये एक और मतलब फेलियर का रीजन था। एक लास्ट रीजन ये था कि उन्होंने जो नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई उसके लिए उनकी इस टेबल में कोई प्लेस नहीं था, जिसकी वजह से ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इररेलेवेंट रहा, यानी कि नोबल गैसेस को तो ये कहीं भी प्लेस कर ही नहीं पाया। तो नोबल गैसेस कहाँ जाएंगी इस चीज को ये लॉ बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जिसकी वजह से ये लॉ भी फेल हो गया पूरे तरीके से। मतलब एक बिल्कुल सॉलिड फुल प्रूफ हमें एक्सप्लेनेशन या क्लासिफिकेशन नहीं दे पाया, जिसकी वजह से फिर कुछ और नए रूल्स बनाने की जरूरत पड़ी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।